जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी का। अगर आपने अभी तक एसएससी का तैयारी नहीं किया है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एसएससी में आने वाले वीवीआई एवं चुनिंदा प्रश्न एवं सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि सीधे इस बार वर्दी आपको दिलाकर रहेगा। इस वीडियो में पहले आपको क्लियर कर दें, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, टोटल 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। टोटल कितना क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके से 20 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन हो गया, मैथ से 20 क्वेश्चन हो गया, हिंदी से 20 क्वेश्चन, यानी सभी से आपका 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सभी सब्जेक्ट को क्लियर करने वाले हैं। एक पूरा कहिए कि प्रैक्टिस सेट के रूप में होने वाला है, और ये सब ऐसे प्रश्न है जो सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहले हम लोग हिंदी को देख लेते हैं, उसके बाद जीके, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे। ठीक है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जवाब दीजिएगा आप लोग। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अनु हो जाएगा। उपसर्ग कहने का मतलब क्या है कि शब्द के आगे लगने वाले, मतलब शब्द के आगे लगने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल में अनु प्लस में शासन, तो इस शब्द के आगे लग रहा है अनु, लग रहा है शब्द के आगे अनु। अब प्रत्यय पूछता, मतलब प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाले शब्द, किसी शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें अनु उपसर्ग हो गया और शासन क्या हो जाता? प्रत्यय हो जाता। ज्यादा भारी नहीं है, अगर ये पहचानना सीख जाते हैं तो एसएससी में 1 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो हिंदी में 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, हिंदी में 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से आएगा। मैथ में भी 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे तो 10-12 क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में हुबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग। उपसर्ग मतलब शब्द के आगे लगने वाला। जब भी आपके एग्जाम में दे उपसर्ग है तो शब्द के आगे देखिए अनु। अनु आपका हो जाएगा प्रत्यय, मतलब शब्द के पीछे शासन। शासन इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप पकड़ना सीख जाते हैं तो 1 नंबर आपका कंफर्म है। 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है। विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द का सही युग्म कौन सा है? एकदम यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके हिंदी में देखने को मिलेगा। देखने को क्या, सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, एकदम ये वाला प्रश्न 1 नंबर कंफर्म पहले कर लीजिए, ये गो ये आएगा। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द का सही युग्म क्या है? उससे पहले इसमें हिंदी का पहले 20 क्वेश्चन बताएंगे, जीके का 20 क्वेश्चन। तो आप सभी में स्कोर करते चले कि आप हिंदी में कितना सही करते हो, मैथ में कितना सही करते हो, जीके में कितना सही करते हो। तो 20 में से कम 12-13 का टारगेट लीजिए कि 20 में से हमारा 12-13 का सही हो जाए। अगर 12-13 भी सही कर दे तो रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए, आप घर पर नहीं मेहनत कीजिएगा तो आपका रिजल्ट ऐसा नहीं होगा। आपको घर पर भी मेहनत करना पड़ेगा, और जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप उससे भी करते हैं तो यकीनन मानिए कि इस बार वर्दी आपके देह पर चढ़ेगा। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द का सही युग्मक कौन सा होगा? जैसे में आरंभ मतलब शुरू ही होता है। आरंभ मतलब क्या होता है? शुरू ही होता है। लाभ मतलब फायदा ही होता है। तो ये तो इसका युग्मक हो गया, लेकिन यहाँ पर सही युग्मक जैसे में उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। तो इसका उल्टा बता रहा है यहाँ पर मित्र का शत्रु, ये वाला भी गलत है। यहाँ पर मित्र का कोई एक रहता है, दोस्ती रहता है। क्या रहता? दोस्ती। तब तो ये सही युग्मक होता उन्नति का अवनति। उन्नति का अवनति होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देगा पकड़ना है। जैसे में एक जैसा मिल रहा है, लाभ फायदा एक ही है, आरंभ शुरू एक है, मतलब ये दोनों समान के जैसा है, मित्र दोस्ती एक जैसा है। लेकिन उन्नति अवनति क्या है? एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए यह इसका सही युग्मक हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में एसएससी में देखने को मिलता है, जो कभी न मरे। जो कभी न मरे, उसके लिए सही शब्द क्या है? आप लोग भी जवाब देंगे जो कभी न मरे। सभी को तो आता होगा, आप लोग सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। आप ऑप्शन देखेंगे, जैसे ही आपको पता चल जाएगा जो कभी न मरे उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं। तो उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या दिए हैं आप लोग? अमर। जो कभी न मरे उसको क्या बोलेंगे? अमर बोलेंगे। याद रखिएगा, जो कभी न मरे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमर बोलेंगे। ठीक है, जिसका कभी विनाश ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अविनाशी बोलेंगे। ठीक है, आगे आइए।
4 नंबर क्वेश्चन है, मूल शब्द इसमें से कौन सा? आपको पकड़ना है मूल शब्द कौन सा है। तो जैसे में लकड़ी लड़की प्लस में या लड़कियां, पढ़ाई भी हो जाएगा पढ़ प्लस आई, सुंदरता में सुंदर प्लस ता। लेकिन घर का आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो कोई संधि विच्छेद नहीं होगा, घर का आप संधि विच्छेद नहीं हो सकता है, इसलिए घर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से आप हिंदी में सही करोगे तो बिल्कुल अच्छा स्कोर आपका आएगा। ठीक है, तो घर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द। कैसे हम पहचाने? जैसे में ये सबको हम लोग देखें, जैसे में लकड़ी सॉरी लकड़ी बार बार, लड़की प्लस में या, अब पढ़ प्लस में आए, सुंदरता में सुंदर प्लस में ता, लेकिन घर का आपका संधि विच्छेद नहीं होगा, तो घर कौन सा शब्द हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। क्लियर है? आगे आइए, 5 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपता है। पिताजी ने कहा कि मैं आऊंगा, यहाँ कौन सा वाक्य है? मतलब पिताजी ने कहा मैं यहाँ आऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? तो ये सब आपका मिला जुला वाक्य है, मिला जुला वाक्य है ना, यानी कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। उससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं होगा, डेली आपको इस चैनल पर रिवीजन करवाया जाएगा। डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर आता है, तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक एग्जाम आपका नहीं खत्म हो जाएगा, डेली आपको इस पर पढ़ाई होता है, रोजाना आपका रिवीजन क्लासेज आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अपना बड़ा भैया मानकर, क्योंकि यह चैनल जो है आपका बहुत सपोर्ट करेगा। जब तक आपका वैकेंसी, जैसे में वैकेंसी भी कोई आता है तो सबसे पहले आपको यही पता चलेगा। ठीक है, आगे आइए, 6 नंबर सवाल है जो कि सीधे एग्जाम में छपेगा। सिंहासन शब्द में कौन सा समास है? सिंहासन शब्द में कौन सा समास है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो सिंह प्लस में आसन, तो यहाँ पर एक तो वो हो रहा है, तत्पुरुष भी हो जाएगा। सिंहासन जो आएगा तत्पुरुष के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये सिंह मतलब, और उसका कर्म को धारण किए हुए, कि जो आसन है किसका है? सिंह का आसन, उसका कर्म को धारण किए हुए, यानी कर्मधारय समास, इसको बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्मधारय समास क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सिंह है मतलब जो आसन है वह किसका आसन है? सिंह का। उसका कर्म को धारण किए हुए। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसके बीच में योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। आप कहिएगा कि ये क्या बता रहे हैं, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, समझ आ जाएगा। माता, बीच में ये वाला लगा रहा था, ये वाला चिन्ह, माता पिता, ये जिसमें बीच में ये वाला चिन्ह रहेगा वो आपका द्वंद्व समास। माता पिता, राम लक्ष्मण, शुभ लाभ, लाभ हानि, ये सब जिसमें रहेगा, बीच में योजक चिन्ह रहेगा, उसको द्वंद्व समास कहता है। बहुब्रीहि में क्या आता है? ज्यादातर कोशिश होता है कि इसमें भगवान का नाम आता है। बहुब्रीहि में क्या होता है? ज्यादातर आपका भगवान का नाम आता है। तत्पुरुष में क्या होता है? आपका तत्पुरुष में ये होता है कि उसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो दोनों का अर्थ होता है। जैसे में विद्यालय, तो विद्या प्लस में आलय, विद्या का भी अर्थ होता है, आलय का भी अर्थ होता है। आलय मतलब घर मंदिर। ठीक है, आगे आइए, आपका जल में रहकर मगर से बैर, मुहावरे का अर्थ क्या है? जल में रहकर मगर से बैर, मुहावरे का अर्थ क्या है? एक मुहावरा आपके एग्जाम में कंफर्म है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जल में रहकर मगर से बैर, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने ही विनाश को बुलाना। अपने ही विनाश को बुलाना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल में रहकर, यहाँ पर क्या कर रहा है? जल में रहकर मगर से बैर करना। जल में रहकर मगर से बैर करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपने ही विनाश को बुलाना। अपने ही विनाश को बुलाना। जैसे मैं जल में रहकर मगर से बैर करा, मतलब अपना ही विनाश बुला रहा है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल गया होगा। ठीक है, हिंदी में ज्यादा टफ नहीं आता है, तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर लोगे। थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसमें भी हम आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या है? जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? पठनीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पठनीय हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? पठनीय होगा, याद रखिएगा। जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? पठनीय होगा, याद रखिएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पढ़ने योग्य हो उसको एक शब्द में हम लोग पठनीय बोलेंगे। इस बात को आप लिख कर ले लीजिए। इस बात को आप क्या बोलते हैं? जो भी हो ले लीजिए, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उससे पहले आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी आपका क्लास होगा और एग्जाम के टाइम जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाला जाएगा सभी आपका ग्रुप में ही डाला जाता है। जैसे मैं जो क्लास हुआ उसका पीडीएफ कहाँ डाला जाएगा? ग्रुप में ही डाला जाएगा, और जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो इस आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। एसएससी जीडी लिखकर क्या करना है? मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करना है। इधर से मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चला जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए।
लीजिए, नहीं तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि क्लास कब होता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उपसर्ग से बना शब्द कौन सा, उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग से बना शब्द है। तो ठीक है, आप लोग देख लीजिए। किसान का तो संधि विच्छेद होगा नहीं, मिठास का भी नहीं होगा, सुंदरता का भी नहीं होगा। अनपढ़, अन प्लस में पढ़, अन प्लस में पढ़, मतलब इसमें उपसर्ग भी हो जाएगा और प्रत्यय भी हो जाएगा। हम लोग इस प्रकार से पकड़ेंगे। ठीक है, तो अनपढ़ यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे में किसान का तो होगा नहीं, कैसे कीजिएगा, किस प्लस में आन, ऐसे नहीं। मिठास का भी नहीं होगा। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सुंदरता का नहीं होगा, तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे में सुंदर तो आप कर दीजिएगा, लेकिन ता का अर्थ क्या बनाइएगा, दोनों का अर्थ होना चाहिए। जैसे में जिसका भी संधि विच्छेद आप करें, दोनों का अर्थ होगा तभी आप उसका उपसर्ग और प्रत्यय बना सकते हैं। तो ता का अर्थ आपका कुछ नहीं होता है, इसलिए उसका अर्थ नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, आगे आइए 10 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। और आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ये बहुत जरूरी है। आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट में करो, बताइए कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है एक और कमेंट में लिख देंगे। राम ने खाना खाया, इस क्रिया का भेद क्या है। राम ने खाना खाया, इसमें क्रिया का भेद क्या है, तो आपको पहले क्लियर कर दे। क्रिया का दो भेद होता है, एक सकर्मक क्रिया होता है और एक क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राम ने खाना खाया, इस क्रिया का भेद क्या है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, जिस क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो राम ने खाना खाया, तो मतलब इसका फल पड़ रहा है, खाना पर पड़ रहा है, राम ने खाना खाया, खाना पर पड़ रहा है, तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छप सकता है, देख लीजिएगा। स्वदेशी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, स्वदेशी, स्वदेशी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, देशी। प्रत्यय का मतलब शब्द के पीछे लगने वाला शब्द, तो 100 प्लस में देशी, देशी नहीं है तो क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। देशी को हम लोग देशी बोल सकते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 12 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। अति शीघ्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, अति शीघ्र का, अति शीघ्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तुरंत। अति शीघ्र मतलब तुरंत वो काम करो, अति शीघ्र मतलब समानार्थी मतलब उसका एक जैसा देर से तो नहीं होगा, धीरे नहीं होगा, अब नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा। अति शीघ्र मतलब तुरंत। ठीक है, आगे आइए। 13 नंबर आपका सवाल है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है, प्रिय व्यक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिय व्यक्ति हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंखों का तारा, आंखों का तारा कहने का मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्ति, मतलब आप किसी को मानते हैं तो आंखों का तारा यानी वह प्रिय व्यक्ति है, इसलिए बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अपने घर पर भी पढ़ाई कीजिए, इस बार रिजल्ट आपका जरूर होगा। आगे चलते हैं, दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा। दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा, दुर्बल मतलब सबल, दुर्बल का विलोम शब्द क्या होता है, सबल होता है। याद मतलब कोई व्यक्ति दुर्बल है मतलब कमजोर है, तो उसका विलोम क्या होगा, सबल यानी मजबूत व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है आपका, स्कोर हम लास्ट में पूछेंगे, आपने कितना हिंदी में स्कोर किया। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा, जो सब कुछ जानता हो उसको ज्ञानी कहेंगे, बताइए तो उसको बुद्धिमान कहेंगे, विद्वान कहेंगे, नहीं सर्वज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल है, राम श्याम और मोहन आए, यह कौन सा वाक्य है। राम श्याम और मोहन आए, यहाँ कौन सा वाक्य है, तो यहाँ पर यह बन जाएगा आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। कौन सा वाक्य बन जाएगा, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। सी ऑप्शन में बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा, लिखना शब्द कौन सा क्रिया है। लिखना कौन सा क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, क्या है, तो लिखना जिसके लास्ट में ज्यादातर ना आता है वो तो आपका क्रिया होता ही है, लेकिन वो क्रिया में भी क्या होता है, सकर्मक, जिसमें काम होता रहे, जैसे में लिखना एक काम है तो वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। साहस शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, साहस शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। विशेषण का मतलब संज्ञा की विशेषता बतलाना होता है, तो साहस का क्या हो जाएगा, साहसी हो जाएगा। साहस का क्या आपका हो जाएगा, साहसी हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए 19 नंबर क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छप सकता है, गगन शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। गगन शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, आसमान हो जाएगा।
गगन शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव रूप का मतलब संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो गगन का हम लोग आसमान भी बोलते हैं तद्भव के रूप में, ठीक है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छप सकता है। जो दूसरों का भला करे जो दूसरों का भला करे उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो दूसरों का भला करे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? परोपकारी हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दूसरों का भला करे उसके लिए सही शब्द हम लोग क्या बनाएंगे? परोपकारी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आया तो बिल्कुल अच्छी बात है। यह हिंदी का हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग अपना स्कोर बताएंगे हिंदी में आप लोगों ने कितना स्कोर किया। ये जब बताना बहुत जरूरी है, तभी तो आपके पढ़ाई के बारे में पता चलेगा कि हाँ आपने कितना अच्छा से पढ़ाई किया और घर पर भी पढ़ाई की थी, रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। बीच में तो 10-12 सही होना तो संभव बात है, ये आपका सही ही हो गया होगा 10-12 प्रश्न। कमेंट में जरूर बताइए। अब इसके बाद हम लोग किसको चलते हैं? अब हम लोग इसके बाद किसको आ जाते हैं? जीके को आ जाते हैं, ठीक है। जीके का अब हम लोग 20 प्रश्न को देखेंगे और ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाले सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है? मैंने भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद आपका 74 हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 74 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 का संबंध पूछेगा तो संविधान का आत्मा या अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद 370 का संबंध पूछेगा तो जम्मू कश्मीर से है, याद रखिएगा, ठीक है। मेरा मेन सब्जेक्ट जो है मैं जीके ही ज्यादा पढ़ाता हूँ, तो आपको जीके में कोई कमी नहीं होने दूंगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको उतना समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले संविधान के बारे में जान लेते हैं। संविधान बनाने का शुरुआत 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। मतलब इस दिन संविधान बनाने के लिए पहला बैठक किया गया था नई दिल्ली में। पहली बैठक कहाँ में किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें दो सदस्य बनाए गए थे। मतलब सॉरी, इसमें दो अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें एक अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष था और एक आपका क्या था? अस्थायी अध्यक्ष था। याद रखिएगा, एक आपका क्या था? अस्थायी अध्यक्ष था, एक आपका क्या था? अस्थायी अध्यक्ष था, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। आगे आइए। 2 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। भारत में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, जिसको शॉर्ट रूप में हम लोग CAG बोलते हैं, उसका नियुक्ति कौन करता है? CAG का नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत में नियंत्रण एवं महालेखक जो परीक्षक है उसका नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। भारत में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक है, उसका नियुक्ति कौन करता है? काफी इंपोर्टेंट एवं VVI प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपने का संभावना है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। पूछिएगा सर नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक क्या होता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा मतलब राष्ट्रपति के द्वारा क्या बोला जाता है? इनको अधिकार दिया जाता है, बनाया जाता है, या उनके द्वारा यह क्या बोलते हैं, उनके द्वारा क्या मतलब एक प्रकार से नौकरी दिया जाता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये क्या होता है? ये पूरे देश में राष्ट्रीय आय को देखता है कि GDP हमारा बढ़ रहा है, देश में क्या हो रहा है, किस नेता के पास कितना धन है, ये सब आपका नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक करता है। और इसका सीधा संबंध किससे होता है? राष्ट्रपति। इसको कोई देश में नहीं हटा सकता, इसको हटा सकता है तो राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है, ठीक है। इसका पूरा कंट्रोल जो होता है राष्ट्रपति के पास होता है। नियंत्रण एवं महालेखक जो परीक्षक है इसका पूरा कंट्रोल कौन होता है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। और यह IAS IPS व्यक्ति बनते हैं नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि नौकरी लगता है, तो नहीं, ये IAS और IPS बनते हैं, ठीक है। जैसे में IAS IPS हो गए, आपका रिटायरमेंट हो गया, तब आप नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक बनेंगे, ठीक है। आगे आइए। 3 नंबर आपका सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? जीके में भी आपका एक ऐसा प्रश्न आता है, तो थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा तो कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे में कच्छ का रण में खारी मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तराई के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाता है, बिल्कुल सही है। ढक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये तीनों तो सही है। लेकिन थार मरुस्थल में लाल मिट्टी नहीं पाए जाते, ये बिल्कुल सही है। थार मरुस्थल में लाल मिट्टी नहीं पाया जाता है, और यहाँ पर दिया है कि थार मरुस्थल में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? लाल मिट्टी पाया जाता है। तो यही वाला कथन नहीं सही होगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए।
अगला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान है उसे मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। कौन सा मूल अधिकार जो हो संविधान में, देखिए अपना जो संविधान भारत का बनाया गया है वो सभी देश के संविधान से थोड़ा थोड़ा लिया गया है। जैसे में मूल अधिकार है तो अमेरिका से ले लिया गया, और भी जो एक क्या था वो भी आपका लिया गया है, दूसरा ही देश है ब्राजील से एक लिया गया है। ठीक है, उसका नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा है ना, तो वो भी आपको क्लियर कर देते। ठीक है, आपका संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। ये आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, संविधान में टोटल कितना अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे एक साल में पूरे देश का आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब मतलब इसका गणना कौन करता है? इसको पूरा देश में मतलब क्या बोलते हैं, एक तरफ से गणना कौन करता है, इसको गिनता कौन है? तो एनएसओ गिनता है। एनएसओ यानी इसको हम लोग कभी कभी आपके एग्जाम में सीएसओ भी दे देता है। क्या दे देता है? सीएसओ दे देता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सीएसओ मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या एनएसओ। अब आपके एग्जाम में ज्यादातर क्या देगा? एनएसओ देगा, क्योंकि उसका नाम चेंज करके सीएसओ का नाम चेंज करके एनएसओ कर दिया गया है। तो अब ज्यादातर आपका एनएसओ ही देगा। क्लियर है? आगे आइए, 6 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है उसको किस वर्ष छोड़ा गया था? बताइए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सबसे पहले तो आर्यभट्ट याद रखिएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, उसको किस वर्ष छोड़ा गया? तो 1975 ईस्वी को। कब छोड़ा गया था? याद रखिएगा, 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को उसको छोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था, अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट नाम था। इस प्रकार से याद करेंगे तो बिल्कुल अच्छा है, और इसमें भी अच्छा स्कोर करने का कोशिश कीजिए। जीके में से 20 में से कम आप लोग कितना स्कोर कीजिए? 20 में से कम आप लोग 20 में से कम आप लोग 15-10 के आसपास स्कोर कीजिए, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आपका जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है? ऐसा कौन सा भाग है जो मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन सा मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो भाग 4। भाग 4 आपका क्या है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछेगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो भाग 4A। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। निम्न में से कौन सा राज्य दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है? निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जो दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यह 3 अंतरराष्ट्रीय मतलब 3 देशों के साथ ये अपना सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। पहला बांग्लादेश हो गया, दूसरा नेपाल हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर आपका सवाल है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस फसल पर पड़ा है? तो याद रखिएगा, ये आपका गेहूं पर हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं पर पड़ा है। और इसका जनक आपको स्वामीनाथन को कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इनका क्या है? जनक है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इनका क्या है? हरित क्रांति का जनक है। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है गेहूं पर पड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपने का संभावना है, अच्छे से देख लेंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1951 से 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के किस
अनुच्छेद में है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद कितना में है? 330 में है, याद रखिएगा। जो अनुसूचित जाति आता है या जनजाति जो भी होता है उसका आरक्षण आपका अनुच्छेद 330 में दिया गया। अब आप लोग क्वेश्चन को समझ ही गए होंगे क्या कह रहा है। अगला नंबर सवाल है, नीति आयोग का पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दें, नीति आयोग के अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसमें नरेंद्र मोदी होते हैं। और यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात करा तो उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? अरविंद पनगढ़िया हो जाएगा। उपाध्यक्ष कौन सा हो जाएगा? अरविंद पनगढ़िया इसका उपाध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अरविंद पनगढ़िया इसका क्या हो जाएगा? नीति आयोग का पहले उपाध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और नीति आयोग का कभी कभी स्थापना पूछ देता है तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। 13 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है बताइएगा। तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑलरेडी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस लिया गया है? असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस लिया गया है? तो चौरा चौरी कांड हो गया था, इसलिए असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया था? वापस ले लिया गया था। याद रखिएगा जो चौरा चौरी कांड हुआ था वह आपका कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है चौरा चौरी। क्या नाम है? चौरी चौरा। वहां पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन हो रहा था। क्या हो रहा था? असहयोग आंदोलन हो रहा था, जिसमें जो गांधी जी के पीछे जो आदमी थे आंदोलन कर रहे थे वो पुलिस थाना में आग लगा दिए, जिसमें 22 पुलिसकर्मी वहां पर थे वो जिंदा जल गए। ठीक है, तो इसलिए उसको नाम पड़ गया चौरा चौरी कांड। और यह असहयोग आंदोलन को फिर बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन ही हो रहा था तो ये वाला आंदोलन हुआ तो उसका हो गया चौरा चौरी हो गया। ठीक है, अब पूछेगा क्या सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, आगे आइए। 15 नंबर आपका सवाल है, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? कौन सा ऐसा कर है जो सरकार के द्वारा नहीं, जैसे अप्रत्यक्ष है उस पर सरकार का कोई टैक्स नहीं होगा, तो ऐसा कौन सा कर है? तो आयतकार हो जाएगा। आयतकार तो आपका वो प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर, कृषि कर, लेकिन जीएसटी नहीं है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। याद रखिएगा, जिसका पूरा नाम भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है तो याद रखिएगा जीएसटी का पूरा नाम जो होता है गुड एंड क्या होता है? सर्विस टैक्स होता है। गुड एंड क्या होता है? सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, 16 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपकी एग्जाम में छपेगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? याद रखिएगा 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में, याद रखिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में। इसका स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करा है तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना आपका 1993 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। कंफर्म कीजिएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑलरेडी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो आपका नेशनल हाईवे 44 या NH 44 कह सकते हैं, या भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, आगे आइए। 19 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान
संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, संविधान का संरक्षक हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। जो भी नियम कानून रहता है वो सर्वोच्च न्यायालय ही पालन करता है। जैसे में अब कोई कहता है तो हम लोग मानते हैं उतना नहीं ना, लेकिन मानना तो पड़ेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय है जो संविधान के अनुसार ही फैसला करता है, ठीक है। तो ये उसका असली संरक्षक हो जाता है, ठीक है। 20 नंबर और आज का आखिरी सवाल है, मतलब आज का नहीं, ये जीके का आखिरी सवाल है, उसके बाद तो मैथ ही करवाना ही है। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो वो आपका राजस्थान में लागू हुआ था। पूछेगा कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था, ठीक है। और राजस्थान के किस जिला में हुआ था? नागौर जिला में हुआ था। राजस्थान के किस जिला में हुआ था? नागौर जिला में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अब आप लोग अपना स्कोर बताएंगे, जीके में आप लोग का कितना स्कोर हुआ, 20 में से जीके में कितना स्कोर की, ये जरूर बताना है। ये कमेंट में बताना बहुत जरूरी बात है, ताकि तो हमको पता चलना चाहिए कि आप लोग कितना पढ़ाई करें। अब मैथ में आ जाइए। हाँ, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एवं यहाँ पर भी आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला को पूरा क्या हो जाएगा? ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में बहुत टफ लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल लेवल आपको करवा दे रहे हैं कि हाँ, अगर इस टाइप का प्रश्न अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल अच्छा है। एक प्रश्न ऐसा आएगा, लेकिन ये सिंपल लेवल का है, इससे थोड़ा टफ लेवल का आएगा, तो इसको बनाना हम लोग सीख जाते हैं। अगर इसको बना देते हैं तो टफ लेवल को भी बना देंगे। 2 से 6 कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। 6 से 14 कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है। और 14 से कितना बढ़ रहा है? कितना? ओहो, गलती है, गलती हो रहा है बाबू। 4 से कितना बढ़ा? 8 बढ़ा ना। 4 तो 6 8 14, अभी कितना बढ़ेगा? 16 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 16। यानी जितना जितना हो रहा है उतना उतना बढ़ते हैं। 4 8 और 16 है, तो 16 से 16 बढ़ेगा तो 32। तो 30 32 कितना होगा? 62 हो जाएगा, ठीक है। आगे ये 2 नंबर सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा, देख लीजिएगा। अक्षर श्रृंखला पूरा करना है, BEHK। यहाँ पर देख रहे हैं बी के बाद ई आ रहा है, मतलब CDE, मतलब सीधा 3 लेटर, उसके बाद एच बहुत बढ़ा बढ़ाकर उसी प्रकार से के को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? के के बाद आपका एन आ जाएगा, ठीक है। आगे आइए। हाँ, 33 नंबर आपका सवाल है, यदि कैट बराबर इतना तो डॉग बराबर इतना, तो CAT, तो C का मान 3 होता है, A का मान कितना होता है? 1 होता है, और T का मान कितना होता है? 20। ये तीनों को ऐड कीजिएगा, कितना आएगा? 24। उसी प्रकार से हम लोग डॉग को करते हैं, तो D का मान कितना होता है? 4 होता है। O का मान कितना होता है? 15 होता है, और G का मान कितना होता है? 7 होता है। तो 4 5 19, 19 और 7 कितना होता है? 26। तो 26 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है हम लोग फटाफट करेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। यदि ए का मुख उत्तर की ओर है, मान लीजिए यहाँ पर एगो एगो व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही व्यक्ति हैं, यह उत्तर की ओर मुंह करता है, उत्तर ऊपर में होता है। जब भी नक्शा बनाइएगा या कोई चित्र देखिएगा तो उसमें जो उत्तर रहेगा आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा। और वह 10 मीटर आगे चलता है, मतलब यहाँ 10 मीटर कितना चला? आगे चला। फिर वह दाएं मुड़ता है। इसका दाएं किधर हो जाएगा बताइए? तो मान लीजिए इधर, मतलब तो इधर आपका दाएं हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा? दाएं 5 मीटर। और फिर वह कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। फिर वह 5 मीटर चलकर फिर वह दाएं मुड़ता है 10 मीटर। तो हाँ, ये दोनों तो बराबर ही हो जाएगा 10 मीटर। तो वह पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, वो प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा में, बताइए। या किस दिशा में? इधर कौन सा दिशा होता है? पूरब होता है। कौन सा दिशा होता है? पूरब होता है, ठीक है। कन्फर्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।